गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज धीमान। सबसे पहले पेश है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र यहां के जनमानस की रगों व संस्कृति में रचा बसा है। अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने में लोगों, स्वयं सहायता समूहों और किसानों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन के उद्यान उत्सव का उद्घाटन किया और G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्यसमूह की 2 दिवसीय बैठक कल से चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र भारत की जनमानस की रगों और संस्कृति में रचा बसा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 97वीं कड़ी में उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारतीय समाज भी, प्रकृति भी लोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर चर्चा की गई है। इस बुक का नाम इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और इसमें कई बेहतरीन एसेज है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम भारतीयों को इस बात का गर्व भी है कि हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है। सदियों से यह हमारे कामकाज का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है। स्वभाव से हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध भिक्षु संघ की तुलना भारतीय संसद से की थी। उन्होंने उसे एक ऐसी संस्था बताया था जहां मोशंस, रिजोल्यूशंस, कोरम, वोटिंग और वोटों की गिनती के लिए कई नियम थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 12वीं सदी के भगवान बासवेश्वर का अनुभव मंडपम भारतीय इतिहास के लोकतंत्र मूल्यों का एक और उदाहरण है। अनुभव मंडपम में मुक्त विमर्श और चर्चा को प्रोत्साहित किया जाता था। उन्होंने कहा कि भक्ति आंदोलन के कारण पश्चिम भारत में लोकतंत्र की संस्कृति को बढ़ावा मिला। श्री मोदी ने सिख पंथ की लोकतांत्रिक शैली की भी चर्चा की, जिसमें गुरु नानक देव ने सहमति के आधार पर निर्णय लेने की परंपरा शुरू की थी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाने के भारत के प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि योग और मोटा अनाज दोनों स्वास्थ्य से जुड़े हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों अभियानों से बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि अब लोग बड़े पैमाने पर मोटे अनाज को अपने भोजन में शामिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, साथियों, आज हिंदुस्तान के कोने कोने में G20 की समिट्स लगातार चल रही है और मुझे खुशी है कि देश के हर कोने में जहां भी G20 की समिट हो रही है, मिलेट से बने पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन उसमें शामिल होते हैं। यहां बाजार से बनी खिचड़ी, पोहा, खीर और रोटी के साथ ही रागी से बने पायसम, पूड़ी और डोसा जैसे व्यंजन भी परोसे जाते हैं। G20 के सभी वेन्यूज पर मिलेट एग्जीबिशन में मिलेट से बनी हेल्थ ड्रिंक, सीरियल्स और नूडल्स को शोकेस किया गया। प्रधानमंत्री ने ई अपशिष्ट पर भी अपने विचार रखते हुए कहा कि आज हम जिन उपकरणों को नवीनतम मान रहे हैं वही कल ई अपशिष्ट बन जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ई अपशिष्ट का ठीक से निपटान न किए जाने पर पर्यावरण को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे को दोबारा उपयोग के लायक बनाने के काम को बहुत बल मिल सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ष 5 करोड़ टन इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट फेंके जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस कचरे से 17 प्रकार की बेशकीमती धातु प्राप्त की जा सकती है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा और निकेल प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई अपशिष्ट का उपयोग कचरे को कंचन बनाने जैसा है। उन्होंने कहा, आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। आज करीब 500 ई वेस्ट रिसाइकलर्स इस क्षेत्र से जुड़े हैं और बहुत सारे नए उद्यमियों को भी इससे जोड़ा जा रहा है। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को
सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। श्री मोदी ने वेटलैंड यानी दलदली भूमि के लिए भारत में हुए कामकाज की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2 फरवरी को विश्व दलदली भूमि दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पृथ्वी के अस्तित्व के लिए दलदली भूमि बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां कई पक्षियों और पशुओं का बसेरा होता है। इनसे जैव विविधता समृद्ध होती है और बाढ़ नियंत्रण तथा भूजल पुनर्भरण का भी सुनिश्चित होता है। श्री मोदी ने इस वर्ष विशेषकर उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड की चर्चा की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से आ रही सर्दियों की तस्वीरें पूरे देश का दिल जीत लेती हैं। हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कारों के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस बार जनजातीय समुदाय और उनसे जुड़े लोगों को भी अच्छी संख्या में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि टोटो, हु, कुई, कुवी और मंडा जनजातीय भाषाओं पर काम करने वालों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। श्री मोदी ने इस महीने की 6 से 8 तारीख तक गोवा में आयोजित पर्पल फेस्ट को दिव्यांगों के लिए एक अनूठा प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के दौरान गोवा के मिरामार बीच पर क्रिकेट, टेबल टेनिस, मैराथन और बधिर नेत्रहीन सम्मेलन आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री ने बंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान में अपने संबोधन की चर्चा करते हुए कहा कि यह देश के सबसे पुराने विज्ञान संस्थानों में से है, जिसकी स्थापना के पीछे जमशेदजी टाटा और स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा रही है। उन्होंने इसे प्रसन्नता का विषय बताया कि पिछले वर्ष इस संस्थान को 145 पेटेंट प्राप्त हुए। श्री मोदी ने कहा कि अब भारत पेटेंट दायर करने के मामले में 7वें स्थान पर और ट्रेडमार्क के मामले में 5वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था में ज्ञान ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के नवाचारियों और उनके पेटेंट की शक्ति की बदौलत भारत तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति बनने के स्वप्न को मूर्त रूप देने में सक्षम होगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन के उद्यान उत्सव का उद्घाटन किया। यह उद्यान आम जनता के लिए प्रत्येक सोमवार को छोड़कर 31 जनवरी से 26 मार्च तक खुलेंगे। दर्शक कई अन्य आकर्षणों के साथ साथ इन उद्यानों में ट्यूलिप के फूलों की समय समय पर खिलने वाली 12 अनूठी प्रजातियां देख सकेंगे। इस बार ये उद्यान लगभग 2 महीने के लिए खुले रहेंगे। स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के इस उद्यान को अमृत उद्यान का नाम दिया है। 28 से 31 मार्च तक विशेष श्रेणी के दर्शकों को प्रवेश दिया जाएगा। भारत की अध्यक्षता में G20 के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्यसमूह की बैठक कल व परसों चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्यसमूह G20 वित्त ट्रैक के तहत महत्वपूर्ण कार्यधाराओं में से एक है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य कमजोर देशों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करना भी होगा। 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए G20 के सदस्यों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 10 प्रतिनिधि चंडीगढ़ पहुंचेंगे। बैठक का उद्घाटन कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस करेंगे। हरियाणा के ऊर्जा एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने आज दीनबंधु सर छोटू राम की 142वीं जयंती पर पंचकूला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री एवं अंबाला लोकसभा के सांसद रतनलाल कटारिया सहित अन्य कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। भर्ती कार्यालय अंबाला कैंट द्वारा 15 जनवरी को आयोजित अग्निवीर जनरल ड्यूटी टेक्निकल और ट्रेड्समैन उम्मीदवारों की कॉमन एंट्रेंस परीक्षा का परिणाम प्रकाशित कर दिया गया है। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब, हरियाणा के कई जिलों में तथा चंडीगढ़ में बारिश होने की संभावना है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने हरियाणा के कई जिलों के लिए भी चेतावनी जारी की है। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र यहां के जनमानस की रगों व संस्कृति में रचा बसा है। अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने में लोगों, स्वयं सहायता समूहों और किसानों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन के उद्यान उत्सव का उद्घाटन किया और G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्यसमूह की 2 दिवसीय बैठक कल से चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।